नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं सिद्धार्थ, आपका मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका सिविल्स डेली के इस यूट्यूब क्लासेस पर, जहां आज हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट टॉपिक पर फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल एंड ओपेड सेक्शन। ठीक है, सो ये आपके सामने आज की टू डू लिस्ट है। आज है 2 मार्च और दिन है वेडनेसडे यानी कि बुधवार। ये पूरी की पूरी लिस्ट है जिसको आज हम टच करते हुए चलेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला पेज वो है कोट ऑफ द डे। ओपरा विनफ्री, हम सबको पता है, ये एक बहुत ही पॉपुलर सेलिब्रिटी हैं। ये पब्लिक स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और सेल्फ मेड विमेन हैं। ओके, उनका कहना है कि ओनली सराउंड योर सेल्फ विद पीपल हु विल लिफ्ट यू हायर। जो मोटिवेट करें आपको, जो प्रेरित करें, जो इंस्पायर करें, सिर्फ उन्हीं के साथ आप रहिए। कहते हैं कि अच्छी संगति अच्छा परिणाम देती है, बुरी संगति बुरा परिणाम देती है। तो आप अपने संगति को, आप अपने फ्रेंड सर्किल को ऐसे लोगों के साथ जोड़िए जो कि आपको मोटिवेट करें, आपके गलतियों की तारीफ ना करें, जो आपके गलतियों को पे फीडबैक दें, उसका ऑल्टरनेटिव दें और आपको आपके साथ आप जैसे हैं वैसे उसको एक्सेप्ट करें और डेली आपको मोटिवेट करें और अच्छी अच्छी बातें करते रहें लाइफ के बारे में, एजुकेशन के बारे में, सक्सेस के बारे में। राइट, सो शुरू करते हैं। एथिक्स कोट ऑफ द डे। क्या होता है क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस का मतलब? कॉन्शियस मतलब एक तरीके से, कॉन्शाइंस मतलब अंतरात्मा होती है, हिंदी में इसको अंतरात्मा हम कहते हैं। ठीक है, मैं ये चाहता हूं कि आप अपने लाइफ से एक ऐसा इंसिडेंट बताइए जहां पे आपको ऐसा कभी लगा हो कि मोरली आप गलत थे या मोरली आप गलत किसी ने आपको बोला, बट कहीं ना कहीं वो क्राइसिस ऑफ कॉन्शियंस थी। ठीक है, इस वजह से मतलब आपकी अंतरात्मा में थोड़ी सी, कहते हैं ना कि मतलब कहीं ना कहीं मेरे मन में ऐसा है कि ये सत्य है, मेरा मन कहता है, मैं कहता हूँ। वो वाला क्राइसिस आपका कब आया लाइफ में? कभी आपको ऐसा लगा कि आपने ऐसी प्रॉब्लम फेस की? अगर अगर फेस की तो उसको कैसे रिजॉल्व किया? सो आप मुझे बता सकते हैं। और एथिक्स में सेम ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मे बी आप केस स्टडी भी लिख सकते हैं अपने बारे में, किसी और के बारे में। सो आप मुझे बताइएगा 1-2 लाइन में, ज़्यादा नहीं, हम ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करना चाहते हैं इस पर। ठीक है, चलिए। प्रीलिम्स फैक्ट ये है कल के कुछ क्वेश्चंस जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट किए थे। ठीक है, जिनका अभी मुझे किसी ने रिप्लाई नहीं किया है, तो मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ता हूँ। मुझे पता है आप लोग थोड़ा सा लेट में देखते हैं वीडियो एनालिसिस, सो आई विल लीव एज इट इज़। ओके, ये तीनों स्टेप बहुत ईजी हैं, आप मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, किसी ने मुझे रिप्लाई किया था, आई थिंक नेशनल टेक्नोलॉजी डे इट इज़ ऑब्जर्व एंड कमेंसेट कंट्रीब्यूटर। अच्छा, ये आपने रिप्लाई किया है शेख समरीन, दैट इज़ वेरी गुड। इट इज़ एक्चुअली डिफरेंस बिटवीन एनटीडी और नेशनल साइंस डे। ठीक है, नेशनल, ये भी डियाना ने मुझे कमेंट करके बताया है कि फिजिसिस्ट चंद्रशेखर वेकांत रामदास मेड एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी विच लेटर नेम्ड एज रमन इफेक्ट। वही रमन इफेक्ट का था वो। अच्छा, आपने बता दिया। जून वाले जो आपने बात की थी, नॉन परमानेंट मेंबर इंडिया विल ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द एशिया पैसिफिक कैटेगरी, इतना फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये थे, मल्टीलैटरलिज्म, ये सम्मन, ये ठीक है, आपने ठीक लिखा है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी थे डियाना, कुछ मुद्दे थे, इंडिया अफगानिस्तान के मुद्दे थे, काउंटर टेररिज्म के मुद्दे थे, सिक्योरिटी के मुद्दे थे, वो भी इंडिया ने डिस्कस किया था जब उसके पास चेयर थी। एक बार आप रिविजिट कर लीजिएगा, सिविल्स डेली की वेबसाइट पे आपको कंटेंट मिल जाएगा। इनफैक्ट प्रीवियस वीडियो में आई थिंक नितेश ने कमेंट करके बहुत डिटेल में बताया है, आप वो भी देख सकती हैं। ओके, सो ये आज का मेन ऐसे का क्वेश्चन है। ठीक है, ये ऐसे का क्वेश्चन है, हैज द नॉन अलाइंग मूवमेंट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस इन द मल्टीपोलर वर्ल्ड? ये यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। आज की डेट में ये क्या रेलेवेंस है इसकी? ये हम सबको पता है कि आज के डेट में जो कि एक टेंशन है थर्ड वर्ल्ड वॉर की, एक वॉरफेयर की टेंशन है, जहाँ पे रशिया यूक्रेन, वेस्ट अलग है, ईस्ट अलग हो रहा है, वहाँ पे इंडिया को नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की रेलेवेंस समझ में आएगी। इसीलिए कोट है, जबकि ये आ चुका है 2017 में। ठीक है, तो आप इसको कोट करके, आप इसको समझ के, सोच के अपना फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। ओके, ये आज की 4 वोकैबुलरी है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आज का जो ओपेड है वो किस पे निर्धारित है?
आज का ओपेड जो है वो जेल सिस्टम पे आधारित है, जस्टिस पे आधारित है। ठीक है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही इमोशनल सेंसिटिव आर्टिकल है, हम समझेंगे इसके बारे में। ओके, सो प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है? ठीक है, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रिवेंटिव डिटेंशन से लेके एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट आई थी, ठीक है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट से कुछ गलतियां भी हुई थी। ये 70s 80s का जजमेंट है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को आप मेंशन करिए, जो कि चलिए मैं आपको बता भी देता हूं, वो हेबियस कॉर्पस के नाम से केस मशहूर है। आप कमेंट करके बताइएगा उस केस का नाम क्या है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब यही है कि भाई फ्यूचर में होने वाली कोई प्रॉब्लम ना करे वो बंदा, इसलिए हम उसको आज कैद कर लेते हैं। मुझे उस बंदे पे डाउट है, थोड़ा सा संशय है कि हाँ कुछ गलत कर सकता है, इस वजह से हम उसको पहले ही कारावास में डाल देते हैं, जेल में डाल देते हैं, ताकि कोई गलत काम ना करे। बस इसका मतलब ये होता है। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब कि कोई भी चीज़ प्रिवेंट कर लें हम किसी को होने से, कोई बड़ा बवाल होने से। रेजन डेट्रे, रेजन डेट्रे मतलब क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा, जजेस जब अपनी इंटरप्रिटेशन भी देते हैं, वकील अपनी इंटरप्रिटेशन देते हैं। हमने हमारे पॉलिटी के चैप्टर में भी रेजन डेट्रे का मतलब है दैट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, पर्पस फॉर समवन और समथिंग एग्जिस्टेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन। ठीक है, मिलिट्री का रेजन डेट्रे क्या है, या फिर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का रेजन डेट्रे क्या है करंट सिनेरियो में। ठीक है, क्या रीजन है, इंपॉर्टेंट रीजन, पर्पस। इनकार्सरेशन, क्योंकि हम जेल सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो इनकार्सरेशन इज कन्फाइनमेंट इन अ जेल और प्रिजन। ठीक है, ये वो दोनों छात्रों के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए भी आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी मस्त हो जाएगी, स्ट्रांग हो जाएगी, सो दैट यू कैन यूज इट। ओके, ये कंटेंट है, आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने स्टेटमेंट मेंशन कर दिया है। पर्सनल रिकॉग्नाइज्ड बॉन्ड, पीआर बॉन्ड किसको कहते हैं? पीआर बॉन्ड दोस्तों, जिसको हम ओन रिकॉग्नाइज बॉन्ड भी कहते हैं, रिकॉग्निजन बॉन्ड, समटाइम रेफर्ड एज नो कॉस्ट बेल। ये इस तरीके का बॉन्ड है जहां पर जो बंदा अब जेल में है, ठीक है, वो रिलीज होता है किसी कस्टडी से बिना किसी पोस्ट बेल के। ओके, सो दैट इज कॉल्ड पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड, पीआर बॉन्ड, या फिर ओन रिकॉग्निजेंस बॉन्ड आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ हमें हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट हमारे वीडियोस जो हैं, हमारे इनिशिएटिव्स जो हैं, वो आपके तरफ पहुँचे। ओके, और ये कुछ हमारे प्रोग्राम हैं, प्रीलिम्स, स्मैश फिल्म से लेके समाचार मंथन से लेके कुछ वीडियोस भी हमने पब्लिश किए हैं, आप प्लीज़ उनको देखिएगा, स्पेसिफिकली टू प्रीलिम्स 2022। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, आज का ये आर्टिकल है, क्या है आर्टिकल? जुडिशियल सिस्टम, किस चीज़ का? जेल डिपार्टमेंट का। क्या चैलेंजेस हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? ठीक है, जीएस पेपर 2 का ये सोशल एम्पावरमेंट से रिलेटेड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन, जुडिशरी, भारत संविधान, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले एक कहानी के रूप में हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम थोड़े से तथ्यों और तर्कों पे आएंगे। ठीक है, कहानी के रूप में समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने इस आर्टिकल पे। बहुत ही सेंसिटिव आर्टिकल है। ठीक है, मुझे 5 मिनट दीजिएगा, मैं आपको पूरा निचोड़ बता दूंगा इस पूरे के पूरे आर्टिकल का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिकली दोस्तों, हुआ ये था कि हम सबको पता है कोविड-19 जब भारत में पैंडमिक की लहर आई थी, तो लोग अपना वो अलग अलग रह रहे थे, अकेले रहना चाह रहे थे। ठीक है, और ये नॉर्म्स भी थे, बाहर मत निकलिए, यहाँ भीड़ भाड़ मत लगाइए। तो लोग जो घर में थे, जो बाहर थे, वो तो कंफर्टेबल थे, राइट, वो अपने घरों में थे, लोग अपने ऑफिसेस में बाहर में थे, दे वो ओके। बट जहाँ पे क्राउड ऑलरेडी इकट्ठा है, जहाँ पे मैनेज करना मुश्किल है, जेल डिपार्टमेंट, जहाँ पे नाना करते भी कि छोटी से छोटी जेल में लगभग 500 कैदी हैं, छोटी से छोटी जेल में लगभग 500 कैदी हैं। ठीक है, तो फिर वहाँ पे जो मेंटेनेंस है उसकी, वो कैसे की जाएगी? तो कोविड-19 टाइम में, सेकेंड वेव में, आप सबको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो भी अंडर ट्रायल में प्रिजनर्स हैं और उनका ट्रायल
अगर 2 साल से 3 साल से अगर ज़्यादा लंबा चल रहा है, अभी प्रूव नहीं हुई है कुछ बातें, तो उनको पर्सनल बॉन्ड पे, पर्सनल ग्राउंड पे बेल दिया जा सकता है, ठीक है, ताकि भीड़ ना हो जेल में। ठीक, भीड़ होगी जेल में तो फिर कोविड-19 की वजह से ढेर सारे, तो एक मुद्दा उठ जाता है उसी समय पे कि ओवर क्राउडेड है हमारी जेल, बहुत ओवर क्राउडेड है। अगर कहा जाता है भारत में जितने भी कैदी है ना, भारत में जितने भी कैदी, उनको एक साथ अगर हम ले खड़ा कर दें तो एक नया कंट्री बन सकती है, एक नया देश बन सकता है। ठीक है, ये जो मुद्दा है इस आर्टिकल में, ये मुद्दा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो चीजें हैं जो आपने सुनी होगी और हमने कवर की है। वो है एक तो यूआपा, यूएपीए, यूआपा का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, और दूसरा है सेडिशन, ठीक है, आईपीसी 124A और यूआपा। आई थिंक ये दो ऐसे केस है दोस्तों, ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉ, ड्रैकोनियन लॉ है हमारे इंडियन पीनल कोड में, जिनकी वजह से लोग डिटेन होते हैं अननेसेसरी। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है जो हमारे आर्टिकल में आया है वो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। छत्तीसगढ़ में एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम बस्तर कहते हैं। बस्तर नाम से एक जिला है जहाँ पे सिर बाउंड्रीज जो उसकी हैं वो सारे के सारे जो वहाँ की जनजातियाँ हैं, जो आदिवासीज हैं, उनको केटर करती हैं, वो लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन हमें ये भी पता है कि छत्तीसगढ़ नक्सलवादियों का प्रोन एरिया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में नक्सलवादी हैं वहाँ पे, ठीक है, नक्सलाइट्स हैं वहाँ पे। तो जो नक्सलाइट्स और जो हमारे स्टेट पुलिस है उनके बीच में झड़प होती रहती है। इसी चक्कर में जब मामला कभी शांत होता है या फिर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो भी, जिनको भी पुलिस को लगता है कि ये आई विटनेस बन सकता है या फिर ये गुनहगार हो सकता है या फिर ये इन्वॉल्व हो सकता है, उसको पुलिस उठा लेती है। ठीक है, कुछ ऐसे ही हुआ दोस्तों वहाँ पे देवा नाम की एक शख्स के साथ। ठीक है, बेसिकली क्या हुआ कि देवा और कोसी, कोसी जो है, कोसी दांतेवाड़ा, वहाँ पे एक गांव है, बस्तर में ही एक गांव है दांतेवाड़ा। दांतेवाड़ा गांव में कोसी को लगभग आई थिंक जेल 2018 में उठा लिया गया किसी कंफ्यूजन के बतौर पे कि ये इस इंसिडेंट में शामिल है, ये अटैक में शामिल है। ओके, उसको उठा लिया गया वहाँ से, उसको उठा के 2018 में जेल में रख दिया गया। ठीक है, तो जो कोसी हैं, कोसी को किस मामले में उठाया गया था? कोसी को उठाया गया था आईईडी। अब आईईडी क्या है? जो एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट, जो बॉम्ब वगैरह होते हैं उनको बनाने में इसमें ये इन्वॉल्व थी। ठीक है, सो बेसिकली इन लोगों की जो कोसी हैं वो एक मतलब फीमेल पार्टनर है, देवा मेल पार्टनर है। कोसी को इसलिए अगवा उठा लिया गया था, जेल में डाल दिया गया था क्योंकि आईईडी शायद ब्लास्ट में उनका हाथ है कोई ना कोई। ठीक दोस्तों, उन दोनों की इंगेजमेंट होने वाली थी, उन दोनों की शादी होने वाली थी। पुलिस के पास कोई खास सबूत नहीं था कोसी को जेल में डालने का। हाँ, बस ये था कि शी कुड बी इन्वॉल्व, ऐसे करके उन्होंने डाल दिया उसको जेल में। आज की डेट में वो अभी तक जेल में है और अंडर ट्रायल में है। ना तो एक बार भी कोर्ट में पेशी हुई और ना ही कोई खास वकील उसके साथ है जो लड़ रहा है उसके लिए। और अभी भी जो देवा है वो इंतज़ार कर रहा है कोसी के रिलीज़ होने का, और देवा कोशिश पे कोशिश किया जा रहा है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है और ना ही कोई सुनवाई हो रही है। तो देवा और कोसी, यानी कि कोसी जैसी महिला, या फिर हम मेल को भी ले सकते हैं, ऐसे कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंडर ट्रायल जेल में फेस कर रहे हैं और सालों से फेस कर रहे हैं, आज तक एक सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, ये हो गया कि आपको किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व पाया गया है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है। सिर्फ पाए जाने की वजह से, सिर्फ आप कुछ बवाल ना खड़ा कर दें उस वजह से आपको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाला जाता है। ये बहुत पुराना क्लॉज था। इस प्रिवेंटिव डिटेंशन में आपके गांधी जी और अब्दुल गफ्फार खान, कई लोग इसमें निपट चुके हैं। बहुत बड़े बड़े शख्सियत, पर्सनालिटी भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के चक्कर में अंदर जेल में जा चुके हैं। ये आज का नहीं है, आज़ादी के टाइम से ही लॉ बना हुआ है प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, बेसिकली ये वो कानून था जहाँ पे डिसेंटर के आवाज़ को
मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, राइट टू अगेंस्ट वाली चीज़ कर रहे हैं कि हम डिसेंट करेंगे, हम मना करेंगे, हम अग्री नहीं करेंगे, उन लोगों की आवाज़ों को दबाने के लिए युवापा, सेडिशन जैसी चीज़ें ले आई गई और प्रिवेंटिव डिटेंशन का प्रावधान ले आया गया ताकि ये जेल में जा सकें और आगे की कार्यवाही शुरू हो जाए। ठीक है। सो बेसिकली जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस ब्लास्ट जो छत्तीसगढ़ वाले एरिया में काफ़ी होती रहती हैं। ठीक है। इसी मामले में जो बेचारे वहाँ के लोकल आदिवासीज हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है। तो जब उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो बहुत मुश्किल से, एक तो यहाँ सिचुएशन ये है कि वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है। कहा जाता है कि उनकी जो जनजातियां हैं, ध्रुवी ट्राइब है, मेरे ख्याल से नाम नहीं याद आ रहा मुझे, ध्रुवी ट्राइब जो उनकी जनजातियां हैं, उनके पूरी जनजातियों में से लगभग 5 से 6 लोग ऐसे हैं जो कि सिर्फ हाई स्कूल तक पढ़े हैं, बाकी लोग अनपढ़ हैं। ठीक है। कुछ हिंदी के शब्द समझ में आते हैं और बाकी देवनागरी हिंदी थोड़ी सी बोल लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी अपनी ट्राइबल लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है। सो पहला इशू जो यहाँ पे ये आ रहा है वो ये कि बिना किसी रीजन के आप जेल में डाल रहे हैं। ठीक है। आप जेल में डाल रहे हैं, उसके बाद भी कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि वो आदिवासी हैं, क्योंकि वो एक उस कम्युनिटी से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वो इंटरैक्ट नहीं करते हैं इस पूरे के पूरे सिस्टम से, तो उन्हें बहुत चैलेंजेस फेस करना पड़ता है। दूसरी चीज़ ये कि आसपास के छत्तीसगढ़ में जेल डिपार्टमेंट काफ़ी डिस्टेंस पे है, दूरी पे है, तो फैमिलीज़ को बहुत दिक्कत होती है मुलाकात करने में। मुलाकात मतलब जब आप जेल में कैद बंद हुए कैदी से आप मिलने जाएंगे, अगर आप उसके फैमिली मेंबर हैं, फ्रेंड हैं, तो वो मुलाकात कहलाएगी। ठीक है। जेल से अंदर लॉकअप से बाहर आएगा और फिर आप बाहर से अंदर जाएंगे, फिर आप बात करेंगे उससे, तो वो उसको मुलाकात कहते हैं। ठीक है। मुलाकात भी नहीं हो पाती है। इनफैक्ट जो वकील हैं, कभी कभी क्या होता है कि वकील लोग, सरकारी वकील जो होते हैं वो बिल्कुल ही मतलब सीधे तरीके से काम करते हैं, मतलब एक तरीके से वो बेसिक ग्राउंड रियलिटीज़ को फॉलो करते हुए धीरे 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 काम चलता है उनका। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि भाई सरकारी वकील पे, या फिर जो ऑनेस्ट वकील होते हैं, ऑनेस्ट जो सजेस्ट करते हैं उनको न लेके किसी और के साथ किसी और वकील को हायर करते हैं ताकि मामला जल्दी से निपट जाए। लेकिन जब वो वकील हायर होता है तो वो फिर गलत काम करता है, करप्शन में इन्वॉल्व हो जाता है, ब्राइब देता है ताकि उसका केस आगे बढ़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक आदिवासी को, एक ऐसे ट्राइबल लोगों को फेस करनी पड़ती है बिना वजह के। ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर केस चला भी गया लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। पहले तो कोर्ट्स बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन 2015 के बाद से वहाँ पे एक गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के बाद कोर्ट्स भी थोड़े इस्टेब्लिश होने लगे। जो जगदालपुर एरिया है वहाँ पे कोर्ट इस्टेब्लिश होने लगे, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे कोंडागांव है और कानकर डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे सेशन कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन सेशन कोर्ट के इस्टेब्लिश होने का ये मतलब नहीं है कि केसेस जो हैं वो मतलब पेंडिंग कम होना शुरू हो गए, नहीं, अभी भी केसेस उतने ही हैं। तो सबसे पहले जो सल्यूशन है इन सारी चीज़ों का वो ये है कि इन बेचारों को, ये जो जूझ रहे हैं इन समस्याओं से, कानूनी समस्याओं से, संविधान की कुछ समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनको लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, उनके केसेस को फास्ट ट्रैक करना चाहिए, स्पीडी ट्रायल होने चाहिए। ठीक है। सो ये कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, ये कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, चुनौतियां हैं, जिनको पुलिस डिपार्टमेंट, जेल डिपार्टमेंट को ऐसे कुछ प्रोटोकॉल्स लेने पड़ेंगे ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो आने वाले टाइम पे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं दोस्तों जिनके तहत ये नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी ने इनको डाल रखा है अंदर। ठीक है। माओइस्ट अटैक हो गया, या फिर कोई इंसर्जेंसी हो गई, या फिर कोई ब्लास्ट हो गया, इस सारे ऐसे केसेस में इनको डाल रखा है। ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये जूझते हैं और समझ में नहीं आता ये क्या कर सकें क्या नहीं कर सकें। तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड हम पूरा जेल सिस्टम को आज समझेंगे कि क्या ऐसा है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है, क्या चैलेंजेस हैं, क्या रिपरकशंस हैं, कैसे हम इसको ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है। तो कुछ भी समझने से पहले हम अपने भारत के संविधान के कुछ प्रोविजंस समझेंगे कि क्या है इसमें, तब हम अपनी गाड़ी आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो जो जेल डिपार्टमेंट है, प्रिजन डिपार्टमेंट है, वो है
राज्य का सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट। हमारे 7th शेड्यूल में क्या मेंशन है? हमारे 7th शेड्यूल में स्टेट लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है और यूनियन लिस्ट है। तो प्रिजन जो डिपार्टमेंट है, प्रिजन पूरा का पूरा राज्य का मुद्दा है, ठीक है। किस में मेंशन है? लिस्ट 2 ऑफ 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन जो हमारी धीरे धीरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैं और इसके गाइडेंस के तहत इन्होंने ये एडवाइजरी जारी की है, कंसर्न जारी किया है प्रिजन डिपार्टमेंट और प्रिजन इनमेट्स के लिए, ठीक है। हमारा आर्टिकल 39A ये इंश्योर करता है दैट स्टेट्स टू इंश्योर दैट ऑपरेटिंग अ लीगल सिस्टम प्रमोट्स जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। किस मामले में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? फ्री लीगल एड बाय सूटेबल लेजिस्लेशन और स्कीम इन अदर वे। फ्री लीगल एड जो कि हमारा मूल अधिकार है, ठीक है, हमारा फंडामेंटल राइट है। क्या? फ्री लीगल एड। और ये किस में निहित है? हमारे आर्टिकल 21 में, ओके। भारत का संविधान के तहत अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21 ये इंश्योर करता है हमें कि किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, किसी भी व्यक्ति को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने गलती को या फिर अपने लगे हुए इल्जाम को प्रूव करने के लिए या फिर डिसअप्रूव करने के लिए वो फ्री लीगल एड ले सकता है, ठीक है। सो ये हमारा प्रावधान है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें मेंशन है। राइट टू फ्री लीगल एड, फ्री लीगल सर्विसेज इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। भारत में प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ चलता है, यूके में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ चलता है। ये बहुत लंबा किस्सा है, किसी दिन अच्छे समझेंगे। अगर आप में से किसी ने ये बता दिया, मजा आ जाएगा, कंसेप्ट बहुत क्लियर है आपका, ठीक है। कोशिश करके देखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 का केस था, उसमें कुछ बातें कही थी और बातें काफी इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। ये याद रखिएगा, आर्टिकल सेक्शन 446A CRPC का क्या कहता है। ये एक ऐसा सेक्शन है दोस्तों जहां पे अवेयरनेस ही नहीं है, ठीक है। ना तो वकीलों को भी बहुत कम अवेयरनेस है, पुलिस जेल डिपार्टमेंट को भी कम अवेयरनेस है, और खैर जनता को तो पता ही नहीं इस बारे में। सेक्शन 436 से 436A ऑफ CRPC ये कहता है कि पुलिस वालों को ये कहता है कि भाई अननेसेसरी अरेस्ट मत करो, स्पेशली जहां पे जेल टर्म इन्वॉल्व होगा लेस देन 7 ईयर। अगर कोई कानून तोड़ता है और उसकी जो पनिशमेंट है वो 7 साल से अगर कम होती है तो अननेसेसरी, ठीक है, अननेसेसरी आप उसको जेल में मत डालिए, और जेल में डालेंगे फिर अंडर ट्रायल करवा रहे हैं, आप मामले को वहीं रफा दफा करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्यों, क्या क्या अलग पेनल्टी आप पे कर सकते हैं, ठीक। एक तो ये है 436 CRPC के तहत आप ये कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप भी ध्यान रखिए, आपके लिए भी ये जरूरी है, सबके लिए जरूरी है, ठीक है। सो देयरफॉर authorities in all district in the country to give effect of 436 section A of CRPC। यहां पे ये बात भी की जाती है कि 436 section CRPC the under trials who have completed half of the maximum prison term prescribed in any offense may be released on the personal bond, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए गलती से भी अंडर ट्रायल हैं आप, अगर आपकी अंडर ट्रायल की सज़ा 10 साल है, ठीक है, अगर आपने अंडर ट्रायल रहते 5 साल गुजार लिए हैं तो भी आप सेक्शन 436A के तहत आपको पर्सनल बॉन्ड पे बेल मिल सकती है, आप रिलीज हो सकते हैं जेल से। ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारे भारत में क्या स्टेटस है प्रिजन डिपार्टमेंट का। ये देखिए मैंने इमेज लगा रखी है, रिसेंट की ये भी इमेज है, ये नवंबर की। आदिवासी प्रोटेस्टर्स अरेस्टेड एंड फ्रेम्ड इन फॉल्स केस, ठीक है, ऐसा ही होता है। जय भीम देखिए आप लोगों ने, जय भीम दोस्तों एक बार देखना, नहीं देखी हो तो ज़रूर देखना, साउथ की मूवी है और रियल लाइफ पे बेस्ड है। आपको पता चल जाएगा कि कैसे
मतलब जनजातियों को, आदिवासियों को कैसे तकलीफ देती है एक समय पे जेल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट, जान के, ठीक है, क्योंकि वो कुछ एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, अपना स्टैंड नहीं ले सकते, वो पावरफुल नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है। जय भीम मूवी ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़रूरी है कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, ठीक है। स्टेटस ऑफ इंडियन प्रिजन, जैसे कि मैंने कहा, ओवर क्राउडिंग है, भरे पड़े हैं, कैपेसिटी है 1000 की, भरे पड़े हैं 2200-2300। अंडर स्टाफिंग एंड अंडर फंडिंग। अंडर स्टाफिंग बोले तो जेल डिपार्टमेंट के जो पर्सोनल हैं, मतलब कि जो वहाँ पे गार्ड वगैरह हैं, जो टहलते हैं लोग, पुलिस जो चारों तरफ निगरानी रखते हैं, पुलिस पर्सनल्स हैं, जेल डिपार्टमेंट के जितने भी सहयोगी हैं, ठीक, कर्मचारी, सारे लोग अंडर स्टाफिंग हैं, ठीक है भाई। 2000-3000 जनता है आपके जेल में, उसके लिए उस हिसाब से तो फिर चाहिए ना, नहीं तो फिर बवाल हो जाएगा, वो फिर स्ट्रांग हो जाएंगे। अंडर फंडिंग, बहुत कम फंडिंग है। वॉयलेंट क्लैशेस, ठीक है। एक तो वॉयलेंट क्लैशेस वहाँ पे भी होते हैं जहाँ पे हमारे सेलिब्रिटी डॉन, माफिया वगैरह लोग जेल में बंद रहते हैं, वहाँ पे तो एक अलग ही किस्सा दौड़ता है। और वैसे भी वॉयलेंट क्लैशेस होते हैं जहाँ पे अच्छा रेगुलेशन, अच्छी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, लोग यही समझेंगे कि हम ही हैं हम, ठीक है, बाकी जो भी डिप्टी जेलर हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, सब हमारे हाथ में है, ठीक है। तो इस मामले को भी हमें देखना पड़ेगा। फंडिंग, वायलेंट क्लैशेस, ठीक। प्रिजन स्टैटिस्टिक ऑफ इंडिया कौन रिलीज करता है? एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसने रिलीज किया था 2019 में प्लाइट ऑफ प्रिजनर्स इन इंडिया, ठीक है। अंडर ट्रायल की जो पॉपुलेशन है वो इस हिसाब से है कि भाई वर्ल्ड में भारत के पास सबसे ज्यादा कैदी हैं जो कि अंडर ट्रायल में हैं। तो कैसी कैसी बात है, राइट। सो ये ट्रू है। कहते हैं कि 2016 तक भारत में 4,33,000 कैदी हैं, जिसमें से 68%, 68% वो अंडर ट्रायल हैं। कैन यू इमेजिन, 68% अंडर ट्रायल है, मतलब कि अभी उन पे सुनवाई ही नहीं हुई है, अभी ये तो इंश्योर ही नहीं हुआ है वो कन्विक्टेड हैं, ठीक है। 68%, दैट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है। पीपल हेल्ड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, दिस इज द राइज इन द नंबर ऑफ हेल्ड अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिवेंशन। जम्मू एंड कश्मीर में भी तो हमेशा से होता रहा, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, बंगाल हो गया, जितने भी नक्सलाइट इंसर्जेंट वाले एरिया हैं, या फिर आप उधर चले जाइए, नागालैंड वगैरह हो गया, ये सारे एरिया में भाई तो ऐसे उत्पात लोग ज़्यादा करते हैं, थोड़े एक्टिव लोग, सक्रिय ज़्यादा हैं अपनी मांग को लेके, ठीक है, अपनी बातों को रखने में। इस वजह से क्या होता है, दिल्ली में भी भर भर के, तिहाड़ तो छोड़िए, तिहाड़ तो लंबा है, और भी जेलों में एडमिनिस्ट्रेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन इज यूज्ड फॉर बाय अथॉरिटीज टू डिटेन पर्सन विदाउट चार्ज, ट्रायल, सरकमवेंट रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर। समझ रहे हैं आप, बिना किसी चार्ज पे, बिना किसी ट्रायल के, एंड सरकमवेंट रेगुलर क्रिमिनल जस्टिस प्रोसीजर। बिना चार्ज, बिना ट्रायल के आपको उठा के डाल दिया जाता है, और फिर आपको मौका भी नहीं मिलता है अपने साथ में, मतलब बोलने का, अपने सपोर्ट पे, अपने फेवर में, ठीक है। ये मैंने कुछ इमेजेस डाल रखी हैं, आप इस इमेजेस को रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हम ये समझते हैं कि अननेचुरल डेथ्स भी काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट की गई हैं। इनफैक्ट जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, NHRC, 2014 में कहा गया था कि एटलीस्ट 1.5 टाइम, ठीक है, लगभग अक्सर ऐसा देखा गया है कि हर जेल में कोई ना कोई ऐसा सिचुएशन ऐसी हो जाती है, मेंटल अनस्टेबिलिटी हो जाती है कि सुसाइड करना पड़ता है, वो मेंटल हेल्थ का एक इशू हो जाता है, ठीक है, सुसाइड करना पड़ता है, ये वो। तो द रेट ऑफ सुसाइड अमॉन्ग द प्रिजनर्स ऑल्सो इंक्रीज्ड लगभग 28%, ठीक है। 2016 तक इसका आंकड़ा बढ़ गया था, 2015 में 77 था, और 2016 में 102 पहुंच गया था, 102 लोगों ने सुसाइड किया था जेल में, ठीक है। लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है, मतलब जब आम जिंदगी, जब लोग आज़ाद हैं, उनको साइकेट्रिस्ट की, उनको काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये तो बेचारे जेल में रहते हैं, ये तो पता नहीं क्या क्या देखते हैं, एक चार दीवारी में रहते हैं, एक ही चेहरा बार बार देखते हैं, तो इनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की ज़रूरत है, ठीक है, साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की, इनको काफ़ी ज़रूरत है। NCRB के रिपोर्ट के हिसाब से ये कहती है कि लगभग 6,000 इंडिविजुअल 2016 तक उनको मेंटल इलनेस है, ठीक है। देयरफॉर
एक जो हमारा वो भी है ना, प्रिजन एक्ट 1894, 1894 का जो प्रिजन एक्ट है, जिसको प्रिजनर्स एक्ट बोला गया 1900 में। बेसिकली देयर शुड बी, उसमें ये कहा गया देयर शुड बी अ वेलफेयर ऑफिसर एंड अ लॉ ऑफिसर इन ईच जेल, बट रिक्रूटमेंट ऑफ दीज ऑफिसर स्टिल पेंडिंग। अभी तक सोच रहे हैं आप, 1900 की रिकमेंडेशन है, आज से लगभग 120 साल पहले की, कि भाई यहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर और एक लॉ ऑफिसर हर जेल में होना चाहिए, लेकिन अभी तक मामला ठंडा है, शांत है। ठीक है, सो कुछ रिकमेंडेशन, ये जजमेंट याद रखिएगा। रिकमेंडेशन फॉर प्रिजन रिफॉर्म किस में आया था भाई? जस्टिस अमिताभ रॉय ने, रिटायर्ड जज हैं, उनकी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन किया कि रिफॉर्म दी प्रिजन। अब उसमें कुछ चीज़ें सामने आई थी। पहली बार तो उन्होंने ये मेंशन किया ओवर क्राउडिंग के बारे में, कि भाई स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए। ठीक है, स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए, एंड बिकॉज स्पीडी ट्रायल रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट वे, सबसे बेस्ट तरीका है कि पाइल्स ऑफ केसेस को रिड्यूस करने का। अंडरस्टूड। दूसरा, लॉयर टू प्रिजनर रेशियो होना चाहिए, हर 30 प्रिजनर पे एक लॉयर मिलना चाहिए। वो फ्री राइट टू लीगल एड, राइट टू फ्री लीगल एड जो आर्टिकल 21 में निहित है। स्पेशल कोर्ट बोले तो फास्ट ट्रैक कोर्ट शुड बी सेटअप टू डील एक्सक्लूसिवली विथ पेटी ऑफेंसेस, छोटे मोटे, ठीक है, ताकि छोटे मोटे ऑफेंस के लिए आपको अंडर ट्रायल में ना भेज दें, 7 साल तक अब लगे रहें उसी में। ठीक है, अवॉइड एडजर्नमेंट, यहाँ पे एडजर्नमेंट की बात आती है। ठीक है, अच्छा देखिए, स्पेशल कोर्ट की जब मैंने बात की थी तो यहाँ पे पर्सनल रिकॉग्निशन बॉन्ड भी आएगा। मतलब कि पर्सनल रिकॉग्निशन मतलब मैंने क्या बताया था कि कोई भी एक्यूज्ड जो कि चार्ज हुआ है किसी पिटी ऑफेंस से, ठीक है, उसको बेल मिल जाए। ठीक है, बट हु आर अनेबल टू अरेंज श्योरिटी शुड बी रिलीज्ड ऑन पर्सनल रिकॉग्निशन बॉन्ड। ठीक है, अगर उनको मतलब पिटी ऑफेंस में वो जेल जा चुके हैं और उनको फिर भी नहीं मिल रहा है, तो फिर आप पर्सनल रिकॉग्निजेंस बॉन्ड के तहत आप छूट सकते हैं। नहीं है तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, नो कॉस्ट बेल वाली जो बात मैंने की थी। अब आते हैं हम प्रिजनर्स पे। प्रिजनर्स के लिए क्या प्रावधान है? प्रिजनर्स के लिए ये प्रावधान है कि एवरी न्यू प्रिजनर शुड बी अलाउ अ फ्री फोन कॉल एटलीस्ट डेली टू हिज फैमिली, ताकि भाई वो एटलीस्ट बात कर सके। ठीक है, जो हम इसको अकोमोडेटिव ट्रांजिशन कहते हैं, ताकि उसका मेंटल स्टेट ठीक रहे। आप अपने लोगों से बात करता रहेगा तो अच्छा रहेगा। लीगल एड, जैसे कि हमने बात की कि भाई लीगल एड, फ्री लीगल एड बहुत ज़रूरी है। एक स्किल भी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे इनफैक्ट फ्रीडम मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट किए थे वो लोग जेल में थे, उन लोगों ने जेल में रह के पढ़ के किताब लिखी है। भगत सिंह उसमें से एक थे, और भी बताइएगा और भी कौन लोग थे जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे। इनफैक्ट आज़ाद भारत के भी कई लोग थे जिन्होंने जेल में रह के किताब लिखी है, जेल में रह के पढ़ाई की है। ठीक है, यूज़ ऑफ आईसीटी, बेसिकली ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ट्रायल के लिए। आपने देखा होगा कि कभी कभी गैंग वॉर के चलते अंडर ट्रायल जाते हुए या फिर कोर्ट में पेशी के दौरान हत्या हो जाती है, मर्डर, लूटपाट हो जाता है। ठीक है, इस वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मामले बात की जा रही है। ऑल्टरनेटिव्स हम क्या कर सकते हैं? सी, ऑल्टरनेटिव्स को कोर्ट के पास एक ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर होनी चाहिए, ठीक है, कि मतलब केस सुनते ही वो सेंटेंस, मतलब बात तुरंत वो दे दे, मतलब फैसला दे दे कि खास तौर की अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को। ठीक है, कोर्ट में बी एनकरेज टू रिलीज जो ऑफेंडर हैं ऑन प्रोबेशन ऑन प्री ट्रायल स्टेज, ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, 2017 का जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था उसने रेकमेंड किया दैट अंडर ट्रायल्स हु हैव कंप्लीटेड अ थर्ड ऑफ देयर मैक्सिमम सेंटेंस फॉर ऑफेंस अट्रैक्टिंग अप टू 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट कैन बी रिलीज्ड ऑन बेल। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे जिसको रिकमेंडेशन माना गया था प्रिजन रिफॉर्म के तहत। ये आपको याद रखना है। ये इमेज आपके लिए है, आप इसको पॉज कर लीजिएगा और आराम से देखते रहिएगा। ठीक है, ये एक स्टैटिस्टिक है, ये इमेज के फॉर्म में मेंशन की गई है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन वॉच इट, दैट इज फॉर योर रेफरेंस। ठीक है,
आज का आर्टिकल ओपेड एनालिसिस यही खत्म होता है दोस्तों। उम्मीद है आप सबको प्रिजन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ चुनौतियाँ, कुछ सजेशंस, कुछ की नोट्स मिले होंगे। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू गाइस टू काइंडली कमेंट हियर। ये जो डिस्कशन मेंस का क्वेश्चन मैंने लिख रखा है आपके लिए, कमेंट करके बताइएगा कैसे हो सकता है, ये क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल 22(3)(b एंड आर्टिकल 22(4) विथ रेफरेंस टू प्रिजन। ठीक है, क्या प्रावधान है हमारे भारत के संविधान में, और व्हाट इज ओपन प्रिजन, ओपन प्रिजन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए, उम्मीद है कि आज का आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। पूछे गए क्वेश्चंस पे प्लीज कमेंट करके बताइएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके क्वेश्चंस का, आपके आंसर्स का। ठीक है, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, और हम जल्दी ही मिलते हैं कल के ओपेड एनालिसिस में। तब तक जय हिंद।